नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरविंद केजरीवाल को टेंशन में डालने वाली कई सारी खबरें आई। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के 2 विधायकों का एमसीडी इलेक्शन में टिकट दिलाने के बदले 90 लाख की रिश्वत के लेन देन का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट करके 22 लाख रुपए कैश बरामद भी कर लिए। इसके अलावा शराब घोटाले के आरोपी नंबर 11 दिनेश अरोड़ा को आज अदालत ने सरकारी गवाह बनने की मंजूरी दे दी। दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। अब दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले के सारे राज पुलिस को बताएंगे। केजरीवाल के लिए तीसरी मुश्किल यह हुई कि सूरत में केजरीवाल ने जिस उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा था, उसने अपना नाम वापस ले लिया। अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तक सारे नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया, बंदूक की नोक पर उससे पर्चा वापस करवाया। मनीष सिसोदिया तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, पूरे मामले की जांच कराने की मांग की, लेकिन एंटी क्लाइमैक्स हो गया। जिस नेता ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, उससे जब रिपोर्टर्स ने बात की तो उसने कहा उसने अपनी मर्जी से नाम वापस लिया। उसके सपोर्टर्स ने जब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, तब उसने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं है। जब कंचनबाई जरीवाला पर्चा वापस लेने रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में गए, उस वक्त उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से क्या कहा, इसका वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसकी वजह से आज केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी के दावे पर सवालिया निशान लगा। ऐसा सबूत आया कि इसके बारे में आम आदमी पार्टी के नेता यह नहीं कह पाए कि उनके लोगों ने टिकट के लिए पैसे का लेन देन नहीं किया। इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता ने एमसीडी के इलेक्शन में टिकट दिलाने के एवज में 90 लाख रुपए मांगे। इनमें से 55 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए गए। बाकी की रकम काम होने के बाद लेने की बात कही गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में ओम सिंह, विशाल पांडे उर्फ शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी, इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है। एसीबी का दावा है कि शिवशंकर पांडे अखिलेश पति त्रिपाठी का प्रतिनिधि है। उसे विधानसभा का पास भी इशू किया गया था। असल में यह मामला आम आदमी पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता गोपाल खारी की शिकायत पर सामने आया। अब डिटेल समझ लीजिए। गोपाल खारी ने एसीबी से शिकायत की कि वो अपनी वाइफ शोभा खारी को एमसीडी का चुनाव लड़ना चाहता है। उसने आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए एप्लीकेशन दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं से कांटेक्ट किया। 9 नवंबर को वो मॉडल टाउन असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से मिला। गोपाल खारी का इल्जाम है कि उसकी वाइफ को टिकट दिलाने के एवज में केजरीवाल की पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता ने 90 लाख रुपए की डिमांड की। गोपाल खारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया है कि उन्होंने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी को दे भी दिए। फिर 20 लाख रुपए वजीरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक राजेश गुप्ता को भी दिए। गोपाल खारी का दावा है कि विधायकों की तरफ से यह रकम उनके प्रतिनिधियों ने ली। सारी रकम अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह, उनके पीए शिवशंकर उर्फ विशाल पांडे को दी गई। कंप्लेन के बारे में इन लोगों ने परेशान करके मेरे से पैसे मांगे थे। किसने? किन्होंने? अखिलेश पति त्रिपाठी ने। अच्छा, और फिर? और राजेश गुप्ता एमएलए ने। फिर क्या हुआ? क्या कहा? आपकी काउंसलर की टिकट करा देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए। मगर मेरे पे तो इतने पैसे है नहीं। उन्होंने परेशान करके जबरदस्ती मेरे से बोले कि पैसे दो, जब तुम्हारी टिकट होगी, नहीं अगर नहीं होगी। कितने पैसे मांगे? 90 लाख रुपए। और आपने कितने पैसे दिए उनको? 35 लाख दिए, 20 लाख रुपए दिए मैंने। दोनों विधायकों को पैसे दिए गए थे? हाँ, दोनों विधायकों को। कहाँ पे हुई थी बात? कहाँ पैसे कहाँ दिए गए? किस जगह?
ये जांच का विषय मैंने कंप्लेंट में लिखा हुआ है। मैंने एसीबी को कंप्लेंट कल करी है। कल करिए। और पैसे आपने कब दिए थे? 2 दिन पहले। क्या कुछ पैसे आपको वापस भी मिले हैं? तो कुछ पैसे मेरे को मिले हैं। कितने मिले? 33 लाख रुपए। और अभी कितना अमाउंट रिमेनिंग है? 22 लाख रुपए और बाकी है। तो पैसे आप कहाँ से लेते हैं? पैसे आपको कहाँ से? आपके पास 55 लाख रुपए थे, कहाँ से थे? वो एसीबी का चार्ज है, वो मैं उनको बता दूंगा। अब सवाल यह है कि टिकट के बदले कैश मांगा गया, एडवांस कैश दिया गया, ये सिर्फ दावा है, सुनी सुनाई बात है, क्या कोई इसका सबूत है? मांगने वाला आम आदमी पार्टी का, देने वाला आम आदमी पार्टी का, तो फिर मामला सामने कैसे आया? सबूत कहां से आया? असल में हुआ यह कि केजरीवाल ने जो मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को 2013 में दिया था, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता गोपाल खारी ने कर दिया। पैसा देने के बाद भी टिकट नहीं मिला तो गोपाल खारी ने पैसा वापस मांगने के लिए प्रेशर बनाया। अखिलेश पति त्रिपाठी ने 35 लाख में से 33 लाख रुपए ओम सिंह और प्रिंस के जरिए गोपाल खारी को लौटाए, उसके पास भेजे। जब अखिलेश पति त्रिपाठी का आदमी गोपाल खारी को पैसे लौटाने पहुंचा तो गोपाल खारी ने इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो में गोपाल खारी ओम सिंह से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है। ओम सिंह से कह रहा है कि जो पैसे लौटाए गए हैं उनमें 2 लाख कम है, 2000 के नोटों की 1 गड्डी कम है। हेलो, हाँ जी भैया 33 है, 35 नहीं है, 2 लाख रुपए कम है इसमें। कैसे हो जाएगा? चलिए मैं एक बार अभी पता करा लेता हूँ। ऐसा तो मैं करा देता हूँ। है जी, अगर ऐसा तो अभी पता करा लेता हूँ, मैं पता करके बताता हूँ। पता करा, मैं गिना दिए लड़के को, पता करके बता दो मेरे को। 33 है, 33 लाख 2 कम है उसमें, 2000 वाली गड्डी है वो कम है इसमें। मैं पूछता हूँ, मैं रुक जाओ, बताओ। कोई नहीं, मैं पता करूँ। अब गोपाल खारी ने ओम सिंह से 2 लाख कम होने की शिकायत की तो ओम सिंह ने कहा वो इसका पता लगाएगा। गोपाल ने ओम सिंह से बात करते ही पैसे लेकर आने वाले प्रिंस रघुवंशी को दोबारा पैसे गिनवाए और ओम सिंह को फिर से बताया कि 2 लाख कम है। हाँ भैया, हेलो, वो गिन लिए भैया ने पैसे, 2 लाख रुपए कम है उसमें। चलिए मैं अभी एक बार दिखवा लेता हूँ। अगर होगा ऐसा तो मैं वो भी करवा दूंगा। ऐसा कुछ वैसे मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं वो भी करा देता हूँ। नहीं, वो तुम्हारे सामने ही है, वो तो उसमें करके वो थोड़ी नहीं। ठीक है, अगर होगा तो मैं करा देता हूँ, वो भी बात कर लेता हूँ। चलो भैया को मैसेज कर देना कि सामान पहुंच गया उनका विधायक जी को। ठीक है भैया, अखिलेश भाई को। इस रिश्वत कांड के एक और वीडियो में ओम सिंह गोपाल खारी की पत्नी शोभा को टिकट न मिलने पर सफाई दे रहे हैं। ओम सिंह ने कहा, गोपाल खारी को बताया कि उससे कुछ न कुछ कमी रह गई होगी। गोपाल खारी ने इसकी वजह भी बताई, कहा एक सीट पर 2 गुजरों को नहीं उतारा जा सकता था, शायद इस वजह से टिकट नहीं मिला। जब गोपाल खारी ने विधायक अखिलेश पति के बारे में पूछा तो ओम सिंह ने कहा उसे विधायक के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ जी। हाँ भाई। हाँ जी बताइए ना। लिया है, वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे। कोई नहीं, आप करके बता देना जैसा भी होगा। चलो आप कहाँ हो? मैं तो थोड़ा बाहर से मिलूंगा आपसे। मान लीजिए रात में अगर आऊंगा इधर तो रात में मैं तो कर लेता हूँ। अच्छा, विधायक जी कहाँ है? विधायक जी का आइडिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल। बस मेरे को थोड़ा दुख इस बात का हुआ, मेरे से कहाँ कमी होगी। गोपाल जी जानते हैं दिक्कत ये थी ना, आपको बताया था कि दोनों सीटें थोड़ा सा वो है ना, एक गुजर हो गया वहाँ पे, दूसरा गुजर लड़ा ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ। गोपाल खारी ने ये सारे वीडियो सबूत के तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपे। आम आदमी पार्टी पर पैसा लेकर टिकट देने का इल्जाम लगाया। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। जैसे गिरफ्तारी हुई, वीडियो सामने आए तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिला दिए। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि टिकट के बदले रिश्वत का यह जाल खुद केजरीवाल ने बिछाया है। पैसे ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं, जांच होगी तो केजरीवाल तक जाएगी। नगर निगम के टिकट बेचे जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और आप इस प्रकार भ्रष्टाचार, जो 90 लाख रुपए का टिकट बेच रहे हैं एक एक पार्षद का, वो नगर निगम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार करेंगे अगर गलती से उनको मौका मिलता है नगर निगम चलाने का।
आप तो कूड़ा हटाने की बात छोड़िए, आप तो कूड़े का एक ढेर, राजनीतिक गंदगी, भ्रष्टाचार, लूट, इसका जो दिल्ली सरकार में जो आपने मॉडल लगाया था वो आप नगर निगम में लेके आना चाह रहे हैं। निश्चित है अखिलेशपति त्रिपाठी भी इस मामले में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि पैसे की लेन देन उन्हीं के द्वारा की गई है। और भी कई विधायक इस घेरे में आने वाले हैं। लेकिन ये पैसे क्या अखिलेशपति त्रिपाठी केवल अपने लिए ले रहे थे, या ऊपर भी ये पैसे भेजे जा रहे थे दुर्गेश के पास, केजरीवाल के पास? ये मुझे लगता है एसीबी की जांच का प्रमुख विषय होगा। और आम आदमी पार्टी का घोटाला और भ्रष्टाचार का जो मॉडल दिल्ली सरकार में इन लोगों ने बना के रखा, उसे ही नगर निगम में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी बोले। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि टिकट के बदले 90 लाख की मांग करने वाले सिर्फ 2 विधायक नहीं हैं। इस मामले में केजरीवाल की पार्टी के 3 और विधायकों का नाम सामने आ रहा है। बिधूड़ी ने दावा किया कि केजरीवाल नेतागिरी करने से पहले राइट टू रिकॉल की मांग करते थे, अब अपनी पार्टी के नेताओं पर राइट टू रिकॉल लागू क्यों नहीं करते। अब केजरीवाल की पार्टी के लोग टिकट के बदले कैश लेते पकड़े जा रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अखिलेशपति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते। 33 लाख रुपए से रिकवर भी हो गए हैं और वो अखिलेश त्रिपाठी जी के साले के रूप में वहां काम करता है। सोकॉल्ड साला वो होगा, साला नहीं है तो उसके घर में रहता था और टेलीफोन की कॉल्स उनके पास डिटेल्स हैं। और अगर खारिजी से गहराई से पूछा जाएगा कंप्लेनेंट से, तो निश्चित रूप से और 2 विधायक उसमें शामिल थे जिन मेरे पास उनको फोन आया था कि मेरे को पैसे लेकर ठग लिया गया है। तो इसीलिए अगर उनको ठगा गया है तो उनसे भी अगर इसी भी गहराई से पूछेगी तो और भी विधायकों के नाम आएंगे। अभी केजरीवाल साहब की वो स्टेटमेंट देखनी चाहिए दिल्ली के लोगों को कि ऐसे भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग, सुनने वाले लोग नहीं हैं। तो राइट टू रिकॉल का एक कानून आना चाहिए देश के अंदर। तो केजरीवाल साहब तो 8 साल में लेकर नहीं आए, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए 8 साल से। तो केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, वो मंत्री बने हुए हैं। अखिलेश जी के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं उसका इंतजार में हम कर रहे हैं कि जरा भी गैरत केजरीवाल के अंदर है, उनके अंदर जरा भी मानवता है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली के 2.25 करोड़ लोग ठगे गए हैं, उनको कम से कम थोड़ी शांति मिलेगी। वरना 4 दिसंबर को दिल्ली के सम्मानित नागरिक राइट टू रिकॉल करके निश्चित रूप से भाजपा को 4 दिसंबर को लेकर आएंगे और केजरीवाल को दर्पण दिखाएंगे, आप तो राइट टू रिकॉल लेकर नहीं आए, हम लेकर आ गए दिल्ली के लोग। जब मामला बढ़ा, बयानबाजी होने लगी, तो मनीष सिसोदिया ने कमाल की सफाई दी। मनीष सिसोदिया ने कहा, पैसा किसने दिया, किसने लिया, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पैसा देने के बाद भी आम आदमी पार्टी का टिकट नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने कहा, यह खबर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। यह इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी में टिकट बिकते नहीं है, पैसा देने के बाद भी टिकट नहीं मिलता। ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफ़ी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस घटना से मैं एक सिल्वर लाइनिंग इसमें देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इस टेस्ट में पास हुई कि किसी ने किसी को पैसे भी दे दिए और टिकट लेने के नाम पे ले भी लिए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। यानी कि आम आदमी पार्टी में पैसे नहीं चलते टिकट के। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण आ गया सामने। चोरी पकड़े जाने पर, भ्रष्टाचार के सबूत वीडियो पर होने के बाद भी खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना, पैसे के लेन देन के वीडियो को अपनी ईमानदारी का सबूत बताना, यह सबके बस की बात नहीं है। यह काम मनीष सिसोदिया बखूबी कर सकते हैं। वैसे अगर गोपाल खारी ने पैसों के लेन देन का वीडियो बना लिया और मामले की शिकायत पुलिस से कर दी, इसीलिए मामला सामने आया। पुलिस इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। आज इनमें से ओम सिंह और शिवशंकर पांडे को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया,
जबकि प्रिंस को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। 55 लाख रुपए में से 33 लाख रुपए तो अखिलेश पति त्रिपाठी ने लौटा दिए, जबकि पुलिस ने 22 लाख रुपए बरामद कर लिए। अब कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर कमेंट किया। कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल का लोकपाल कहां गया, अब केजरीवाल की ईमानदारी कहां गई। केजरीवाल अब न कुछ बोल रहे हैं न कुछ एक्शन ले रहे हैं। गीता रावत मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा से पार्षद जो है सीबीआई द्वारा रंगे हाथों 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई या नहीं? हाँ या ना? आपके मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 3 महीने से अधिक समय हो गया तिहाड़ जेल में बंद है या नहीं? नैतिकता कहां गई आपकी? और अब आपके 2 विधायकों पर सीधा आरोप नहीं है, एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पैसे वसूले जाएंगे जो पैसे लिए वापस नहीं किए, टिकट मिली ना मिली। बड़ा नेता पंजाब की राज्यसभाओं का सौदा कर रहा था, आरोप लगे वहां पर करोड़ों रुपए में राज्यसभा रेवड़ी के तौर पर बांटी गई। अब बड़ा नेता का बड़ा दाव लगता है, जो छोटे नेता हैं वो नगर निगम में दाव लगा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच, सीबीआई, ईडीआई सबके शिकंजे में सबूतों के साथ धरे जा रहे हैं एक के बाद एक। तो मैं कहती हूँ कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी आपकी कट्टर ईमानदारी, वो नैतिकता, वो रामलीला मैदान का आंदोलन, वो जन लोकपाल? दिल्ली पूछ रही है, देश पूछ रहा है, कहाँ है? आज अपने गिरेबान में झांककर नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफे लेना था, कार्रवाइयां करनी थी, उल्टा दिख रहा है कि आप उन्हें उनके बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाए, कांग्रेस ने सवाल उठाए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबूत दिखाए, लेकिन केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे। और इस मामले को उजागर करने वाले गोपाल खारी का दावा है कि अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। असम में गोपाल खारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया कि उन्होंने वाइफ को टिकट दिलाने के चक्कर में सबसे पहले मॉडल टाउन के एक मॉल में 25 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी के भरोसेमंद आदमी ओम सिंह को दिए। इसके बाद दूसरी किस्त के तौर पर ओम सिंह को 10 लाख रुपए कल्याण विहार में दिए और फिर विधायक अखिलेश पति के कहने पर 20 लाख रुपए वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता को दिए। गोपाल खारी का कहना है कि जब से उन्होंने केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ करप्शन के सबूत दिए हैं, तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब उनकी जान को खतरा है। मेरे को जान का खतरा है, मेरे प्रेशर आ रहा है कि कंप्लेंट वापसी ले लो। इसमें 2-3 और एमएलए इन्वॉल्व हैं, समय आने पे मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको। किसी का फोन भी आया आपको धमकी भरे? हाँ, तो 2 फोन आ चुके मेरे को धमकी भरे कि कंप्लेंट वापसी ले लीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। जी आपने किसका फोन आया? वो जांच का विषय है, एसीबी को मैं बता दिया उनको, वो जांच का विषय है, वो अपना आप करेंगे। आम आदमी पार्टी से किसी का फोन आया था आपको? 2-3 जनों का आ चुका है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह को और पर्सनल असिस्टेंट शिवशंकर पांडे को 2 दिन के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की कस्टडी में भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पूछताछ के लिए कल बुलाया है, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं यह मामला तो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। मनीष सिसोदिया गुजरात में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे थे। यहां भी सिसोदिया ने कहा किसी ने रिश्वत दी होगी, किसी ने ली होगी, लेकिन टिकट तो नहीं मिला। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो आरोप। कोई आदमी कह रहा है कि जी मैंने पैसे दिए फिर भी मुझको टिकट नहीं मिला। यही तो हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में पैसे से टिकट नहीं मिलता। लेकिन एसीबी ने जो रिकॉर्डिंग जाहिर की है, पैसे सामने दिखाए हैं सबको। आम आदमी पार्टी का तो साफ है कि आम आदमी पार्टी में पैसे से टिकट नहीं मिलता। इस पूरे मामले से भी यही सामने आ रहा है साहब। कोई कह रहा है मैंने पैसे दिए फिर भी मेरे को टिकट नहीं मिला, यही हम कह रहे हैं। तो पैसे से टिकट नहीं मिला, ये साफ हो गया। अब किसी ने किसी से पैसे लिए, एसीबी पकड़ ले इसको। लेकिन अब सीधा आरोप आपके विधायक को लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि जिस पे भी लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ विधायक से तो कोई लेना देना नहीं है, किसी को पकड़ा है उन्होंने, पर पकड़ते रहे। किसी ने किसी से पैसे लिए, देने वाले ने भी गलत किया होगा, लेने वाले ने भी गलत किया होगा। अगर ये आरोप सही है, आम आदमी पार्टी के बारे में ये प्रमाणित हो गया कि वहां पैसे नहीं चलते। क्या अगर सामने आता है तो आप अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अभी तो बहुत सारे सच है, पहले तो किडनैपिंग की चिंता करिए। आप भी चिंता करिए कि एक विधायक कैंडिडेट का किडनैप हो गया है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिखाया था कि अगर कोई पैसा मांगे, रिश्वत मांगे तो दे देना और उसका वीडियो बना लेना। गोपाल खारी ने केजरीवाल के इस फॉर्मूले को याद रखा। उनसे टिकट के लिए पैसा मांगा गया, उन्होंने दे दिया और वीडियो बना लिया।
जब केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे अगर किसी पार्टी के नेता वोट के बदले नोट दें तो चुपचाप ले लेना, लेकिन वोट मत देना। इसे उनकी पार्टी के विधायकों ने घोल कर पी लिया। टिकट के बदले गोपाल खारी पैसा देने को तैयार थे। चुपचाप 55 लाख ले लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया। सिसोदिया कह रहे हैं इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी में पैसा देने के बाद भी टिकट नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की मुसीबत यह है कि टिकट के लिए पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, नोट गिनने वाला, वीडियो बनाने वाला, पुलिस में शिकायत करने वाला, सब के सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं। लाख चाहकर भी केजरीवाल इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए, क्योंकि सब कुछ वीडियो में है। इसीलिए अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले वीडियो देखकर चकरा गए। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मनीष सिसोदिया के अपने साथी उनकी आरती उतारने वाले हैं। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा को कोर्ट ने वायदा माफ गवाह बना दिया है। यानी दिनेश अरोड़ा अब शराब घोटाले के बारे में पुलिस को एक एक बात बताएगा, अपना गुनाह भी बताएगा, दूसरों को भी एक्सपोज करेगा, लेकिन उसे सजा नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट ने उसे माफी दे दी है, अप्रूवर बना दिया है। दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले के 15 आरोपियों में से आरोपी नंबर 11 है, लेकिन अब वो इस केस में सीबीआई का गवाह बन गया है। उसने शराब घोटाले की जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने का वादा किया है। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को जमानत पहले ही दे दी थी। आज कोर्ट ने उसे शराब घोटाले में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बना दिया। सीबीआई ने इसी साल अगस्त में शराब घोटाले की एफआईआर दर्ज की थी। इस केस में मनीष सिसोदिया आरोपी नजर है, नंबर 1 है। आज अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अब शराब घोटाले की सारी असलियत सामने आ जाएगी। दिनेश अरोड़ा को आज कोर्ट ने भी मान लिया कि ये सरकारी अप्रूवर गवाह बन सकता है, और जो इसके पास एविडेंस हैं, जो उसने तथ्य कोर्ट के सामने रखे, जो सबूत उसने दिए और जो उसने माना कि ये पैसे का लेन देन हुआ, शराब घोटाले में ऐसे पॉलिसी बनाई गई, ऐसे कंपनियों से पैसे लिए गए, वो पैसे कैसे मनीष सिसोदिया को दिए गए, वो अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचे और गोवा पंजाब में वो पैसे कैसे गए, ये सारी बातें दिनेश अरोड़ा ने जो अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कही और कोर्ट के सामने रखी। आज कोर्ट ने जब ये माना तो अब तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। मनीष सिसोदिया भी यह भी नहीं कह सकते कि चुनाव के कारण मुझे जेल में डालने की कोशिश हो रही है। चुनाव के कारण नहीं, शराब घोटाले के कारण जो तुमने करोड़ों रुपया बनाया उसके कारण तुम्हारे जेल में जाने का तैयारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी करोड़ों रुपए के टिकटें भी बेचते हो, शराब घोटाले के पैसे भी खाते हो। अभी तो एक घोटाले की सच्चाई सामने आई है। आज अरविंद केजरीवाल जी को मॉरली मनीष सिसोदिया को अपने कैबिनेट में रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज ये बात स्पष्ट होगी, कोर्ट के सामने भी स्पष्ट होगी। कोर्ट ने मान लिया कि शराब घोटाला हुआ है, उसमें पैसे का लेन देन हुआ है और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को बनाया है। अब दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, इसलिए वो दिल्ली में शराब के कारोबार की पॉलिसी बनवाने वालों में शामिल थे। इल्जाम है कि खुद ठेका लेने के लिए रिश्वत देने वालों में शामिल थे। उन्हें पता है किसने किसको पैसा दिया, कितना दिया, किस तरीके से दिया। यहां भी प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल अब दिनेश अरोड़ा को बीजेपी का आदमी करार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा खुद मान रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। तीसरा मामला, यह केस ऐसा है जहां आज केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी पर अपने कैंडिडेट की किडनैपिंग का आरोप लगाया, लेकिन यहां भी उनके ही कैंडिडेट ने कैमरे के सामने आकर कहा उसे किसने किडनैप नहीं किया। इस मामले की डिटेल और भी इंटरेस्टिंग है और सबूत भी पुख्ता है। मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने बंदूक की नोक पर सूरत ईस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को पर्चा वापस लेने पर मजबूर कर दिया। असल में हुआ यह कि सूरत में कल से ही चर्चा थी कि केजरीवाल की पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ सकता है। खबर उड़ी तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक्टिव हो गए, लेकिन उम्मीदवार कंचन जरीवाला अंडरग्राउंड हो गए।
वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में नहीं थे, फोन ऑफ आ रहा था। फिर पता लगा कि जरीवाला अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसलिए तमाम रिपोर्टर और केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए। तो पुलिस भी पहुंच गई, झगड़ा ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जरीवाला भी वहां पहुंचे तो पुलिस उन्हें भीड़ से बचाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गई। जरीवाला ने अपना पर्चा वापस ले लिया और 5 मिनट के बाद वहां से निकल गए। यह सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड हुआ। जैसे ही तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया, तो सूरत से लेकर अहमदाबाद तक और अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। केजरीवाल ने ट्वीट किया, आरोप लगाया कि गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को किडनैप करके उनका नॉमिनेशन वापस करवाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए। चुनाव आयोग ने दोपहर बाद का वक्त दिया तो मनीष धरने पर बैठ गए। कहा, अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है, बहुत इमरजेंसी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उम्मीदवारों का अपहरण हो रहा है, बंदूक के नोक पर पर्चा वापस करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी खामोश कैसे बैठे है? और फिर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग एक्शन लो। धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तय वक्त पर मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के डेलीगेशन से मुलाकात की, उनकी पूरी शिकायत सुनी और गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उनकी शिकायत उनको फॉरवर्ड भी कर दी गई। मनीष सिसोदिया और दिलीप पांडे जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर उनके कैंडिडेट को किडनैप करने का आरोप लगाया और कहा, जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक सूरत ईस्ट असेंबली सीट पर इलेक्शन प्रोसेस को रोक दिया जाए। चुनाव आयोग ने अभी सारी बातें हमारी सुनी। हमने उन्हें पूरा ब्रीफ किया कि गुजरात में किस तरह की इमरजेंसी अचानक खड़ी हो गई है। एक कैंडिडेट जो कल सुबह तक अपनी स्क्रूटनी की, अपने नॉमिनेशन के लिए लड़ रहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूं, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बीजेपी वाले खड़े होकर वहां उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप मत लड़ो, फिर भी वो कह रहा था मैं लड़ूंगा। बीजेपी वालों ने उसके नॉमिनेशन में कमियां निकालने की कोशिश की। उसने पूरा जस्टिफाई किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कैंडिडेट हूं। लेकिन आरओ के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो गायब हो जाता है और 24 घंटे बाद पूरा पुलिस उसको कहीं से लेके आती है और आरओ के कमरे में बिठाती है। वहां से उसका नॉमिनेशन वापस कराया जाता है और उसके बाद से फिर वो गायब है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी, हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था। साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे, सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को। सिसोदिया के बाद संजय सिंह ने भी मीडिया से बात की। संजय सिंह ने कहा कि अब तो देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, बीजेपी हार के डर से उम्मीदवारों को किडनैप करवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अब तक एमएलए को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश करती थी, अब कैंडिडेट को किडनैप करके इलेक्शन जीतना चाहती है। इस प्रकार से लोकतंत्र का गला मत घोटिए। ये अब तक आप लोग विधायकों का अपहरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। अब गुजरात में आपने नया तरीका शुरू किया है प्रत्याशी के अपहरण का, कि प्रत्याशी को ही आप अपहरण कर ले रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती।
मुद्दे बताइए, क्या आपने किया है 27 सालों में उसका ब्यौरा दीजिए, चुनाव लड़िए। इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। केजरीवाल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से लेकर गोपाल इटालिया तक सब के सब कह रहे थे कि कंचन जरीवाला को बीजेपी ने किडनैप करवाया, उसे धमकाकर बंदूक की नोक पर चुनाव मैदान से हटने को मजबूर किया और इसके सबूत के तौर पर उस वक्त का वीडियो दिखाया गया जब जरीवाला रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपना पर्चा वापस लेने जा रहे थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में क्या हुआ यह किसी ने नहीं दिखाया। अब इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, यह एंटी क्लाइमैक्स है। इस वीडियो में कंचन जरीवाला ने रिटर्निंग ऑफिसर से जो कहा वो सुनेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो किसी प्रेशर में थे या नहीं। जरीवाला ने किसी से डरकर अपना नॉमिनेशन वापस लिया या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कंचन जरीवाला से साफ साफ पूछा, बार बार पूछा, किसी का प्रेशर तो नहीं है, किसी का खौफ तो नहीं है, किसी ने कोई लालच तो नहीं दिया, क्या आप अपनी मर्जी से नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं या कोई और वजह है। इस पर जरीवाला ने जो जवाब दिए वो सारा सच बयान कर देते हैं। मैं आपको ये बात गुजराती में और कंचन जरीवाला की जुबान में ही सुनवा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। 159 વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી 2022 એમાં તમે આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ફોર્મ ભર્યું, તમારા ફોર્મ સામે જે વાંધારજી એવી છે એનો નિકાલ પણ અમે કાલે કરી અને વાંધારજીનો અસ્વીકાર કરી તમારી ઉમેદવારીનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને અત્યારે તમે મને તમારી ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માટેની નોટિસ નિયત નમૂનામાં આપો છો, તો તમે તમારી ઉમેદવારી રાજી ખુશીથી પરત ખેંચો છો? રાજી ખુશીથી કોઈ બીજું કઈ તમારે કહેવાનું નથી? તમે ઉમેદવારી પત્ર સ્વેચ્છાએ તમારી રાજી ખુશીથી પરત ખેંચો છો। अब जरीवाला साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि वो राजी खुशी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें किसने किडनैप नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हैं कि मानते नहीं, फिर भी इल्जाम लगाते रहे कि बीजेपी ने पहले कंचन जरीवाला को किडनैप किया, पर्चा वापस करवाया और नॉमिनेशन वापसी के बाद कंचन जरीवाला फिर से गायब हो गए। लेकिन हमारे संवाददाताओं ने ढूंढा तो पता चला कि कंचन जरीवाला कहीं गायब नहीं है, वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने भी कंचन जरीवाला से बात की। कंचन जरीवाला ने कहा उन्हें न तो किसी ने डराया, न किसी ने धमकाया, न किसी ने किडनैप किया। वो अपने रिश्तेदारों के घर पर थे, क्योंकि उनके ऊपर अपने सपोर्टर्स का प्रेशर था। सपोर्टर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से और समर्थकों से बात करने के बाद अपना नॉमिनेशन वापस लिया। फॉर्म वापस लेने का 4-5 दिन हमारा मेरे से इधर संगठन का साथी बहुत नाराज चल रहे थे मेरे से, बोला ये कंचन भाई जरीवाला को फॉर्म टिकट मिला है तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, बराबर। अलग अलग प्रकार का राजीनामा पड़ रहे थे, इसके लिए मैं बहुत टेंशन में आ गया। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इलेक्शन हूँ, मेरे पास पूरी टीम नहीं है तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा। इसके लिए मैं मनोमंथन करके फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया, तो मैं अपनी स्वैच्छिक में उम्मीदवारी मेरे वापस ले लेता हूँ। आपको किडनैप करने की जो बात हुई वो नहीं, किडनैप तो हुआ ही नहीं, मेरा किडनैप हुआ ही नहीं। मैं तो मेरे फैमिली के साथ में मेरा सगा संबंधी के पास रुका हुआ था। सुबह जो पुलिस और ये सब आपके जो हंगामा हो रहा था आपके साथ? नहीं, वो सोशल मीडिया में चल रहे थे ना, तो आम आदमी पार्टी का कंचन जरीवाला फॉर्म वापस खींचने जा रहे हैं तो हर लोग उधर जमा हो गए, तो आम आदमी पार्टी ने कंचन भाई ने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए पुलिस बंदोबस्त उसने किया होगा। आपने मांगा था क्या बंदोबस्त? नहीं, मैं तो जब जाके मैंने देखा तब मेरे को पता चला ना, मेरे से पूरा घेर ले रहे थे ना, उसके बाद पुलिस बंदोबस्त हुआ। जब कंचन भाई जरीवाला अपनी बात कह रहे थे उसी वक्त राघव चड्ढा सूरत पहुंच गए। राघव चड्ढा ने कहा कि
जरीवाला कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो प्रेशर में है। राघव चड्ढा ने कहा कि जरीवाला 3 दिन पहले तक जोर शोर से चुनाव लड़ रहे थे। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह की बातें करने लगे और पर्चा भी वापस ले लिया। राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात में गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस तमाशा देख रही है, गुजरात में जंगल राज कायम हो गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या हम बात करते हैं इस देश में, जब सरेआम कैंडिडेट्स का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि गुजरात में जंगल राज आ गया है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर लगने लग गया है, इतनी बौखला गई है भाजपा कि आज हमारे प्रत्याशियों को किडनैप कर रही है। कंचन जारीवाला साहब पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की सूरत की इकाई को मजबूत करने में जारीवाला साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। 2 साल तो कभी उन्होंने पार्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं करी। आज से 3 दिन पहले इसी बिल्डिंग में जारीवाला साहब ने आकर अपना नामांकन दर्ज कराया। ऐसा बीते 24 घंटे में क्या हो गया कि वो इतना मजबूर हो गए, इतने दबाव में आ गए कि उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। अब राघव चड्ढा का सवाल तो जेन्युइन है। 2 साल से जो आदमी पार्टी का काम कर रहा है, ऐसा क्या हो गया कि कंचन जरीवाला ने अचानक चुनाव से हटने का फैसला कर लिया? तो यह सवाल जाहिर है कंचन जरीवाला से पूछा गया, तो इसका जवाब जरीवाला ने दिया। कंचन भाई जरीवाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। बहुत से लोग पैसा न देने पर उनका प्रचार न करने की बात कह रहे थे। पैसा न मिलने पर कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। जरीवाला ने कहा अपनी ही पार्टी के लोगों के सपोर्ट के लिए उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करने होते। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेना ही बेहतर समझा। मारो फॉर्म पाछू खेचવાનું કારણ એટલું હતું, અમારા 159 પૂર્વની સંગઠન ટીમ વારંવાર બધું રાજીનામા કરતા હતા। બીજી વસ્તુ છે, મારા બુથના કાર્યકર્તાની બહુ મોટી માંગણી હતી પૈસાની, और પૈસાની માંગણીના કારણે હું એટલું બધો સક્ષમ નથી કે 80 લાખ કે 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરી શકું। લોકોની માંગણી એટલી બધી મોટી હતી તો મારથી થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ પણ નહીં હતી। એના માટે મેં મારું આ ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું। आम आदमी पार्टी के दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को बीजेपी वालों ने किडनैप किया, लेकिन ना तो उनके कैंडिडेट ने ना उनके कैंडिडेट के परिवार वालों ने किडनैपिंग की शिकायत की। उल्टा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने कैमरे के सामने आकर कहा उसे किसने किडनैप नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बंदूक की नोक पर उनके उम्मीदवार का पर्चा वापस करवाया गया। पर्चा वापस लेने वाला आदमी इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने कहता सुनाई दे रहा है कि वो अपनी राजी खुशी वो अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा है, किसी ने उससे जोर जबरदस्ती नहीं की। अपने समर्थकों के कहने पर अपनी मर्जी से उसने नॉमिनेशन वापस लिया। केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है। उनकी अपनी पार्टी के नेता ने कहा आम आदमी पार्टी के वर्कर्स इलेक्शन लड़वाने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे थे, वो 1 करोड़ रुपए कहां से लाते, इसलिए उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अब कट्टर ईमानदार बताएं किसने किडनैपिंग की, किसने पर्चा वापस करवाया और किसने गुंडागर्दी की। आरोप लगाने वाले भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जवाब देने वाले भी 2 साल तक आम आदमी पार्टी का काम करने वाले जरीवाला हैं। तो जनता किस पर यकीन करे? हालांकि बड़ी बात है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने सूरत ईस्ट सीट से उम्मीदवार के नाम वापस लेने को बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर बात नहीं की। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों को कोई तरजीह नहीं दी। बीजेपी आज भी मानती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी फाइट पे नहीं है। आज अमित शाह भी गुजरात में थे। वो भूपेंद्र पटेल के नॉमिनेशन के लिए गए, रैली की, रोड शो किया। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया। उनका फोकस भी कांग्रेस पर था।
अमित शाह ने कहा कि जो लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछ रहे थे, उन्हें जनवरी 2024 का अयोध्या का टिकट कटा लेना चाहिए। जो लोग 70 साल से आर्टिकल 370 को पार पोस रहे थे, उन्हें एक बार कश्मीर घूम कर आना चाहिए। देशना समग्र दुनियाना आस्थावानोनी एक इच्छा कि જ્યાં પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મ થયો ત્યાં મંદિર બન્યું। કોંગ્રેસે આવું વિરોધ ના કર્યો। પછી પાછા 10 વર્ષ સત્તામાં આવી ગયા મનમોહન અને સોનિયાબેન, એમણે પાછું એને ગૂંચવવાનું ચાલુ કર્યું। ત્યાં સુધી તો વાતો બધા આપણને પ્રશ્ન પૂછે, મંદિર વहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। રાહુલ બાબા મંદિરનું ભૂમિ પૂજન થઈ ગયું અને દર્શન કરવા હોય તો જાન્યુઆરી 24 ની ટિકિટ કરાવી લો। ભવ્ય મંદિર જાન્યુઆરી 24 લોહીનું એક ટીપું રેડ્યા વગર 550 વર્ષથી ગૂંચવાયેલો આ પ્રશ્ન, જેના માટે લાખો લોકોએ બલિદાન આપ્યું, અનેક સંતોએ બલિદાન આપ્યું, એ ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણના કામની શરૂઆત આપણા નેતા અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર मोदी। इस बार गुजरात के चुनाव में खास बात देखने को मिली है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैंपेन के मैदान में उतरे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के कई नेता मैदान में दिखाई देते हैं, वो भी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की न तो बड़ी रैलियां हो रही हैं, न कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति है कि बड़ी रैलियां करने के बजाय गांव-गांव, गली-गली जाकर कैंपेन किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट निकाली है, उसमें राहुल गांधी का नाम है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रचार करने के लिए जाएंगे, कब जाएंगे इसका पता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी शनिवार से एक बार फिर गुजरात के चुनाव के मैदान में उतरेंगे और एक दिन में कई कई रैलियां करेंगे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की बात बताता हूं। यूपी में इस वक्त मैनपुरी लोकसभा सीट के बाय इलेक्शन को लेकर सियासत बहुत गर्म है। आज बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने पर्चा भर दिया। यह वही सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। शाक्य नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मुलायम सिंह की समाधि पर गए और इसके बाद रघुराज शाक्य ने कहा कि वो नेताजी के असली चेले हैं, नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, शिवपाल यादव का आशीर्वाद भी उन्हें मिला हुआ है। अब मैनपुरी की जनता भी मुलायम सिंह के शिष्य पर भरोसा करेगी। वो नेता तो नेताजी सबके नेता थे, वो सबका आशीर्वाद। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है शाक्य जी कि शिवपाल यादव के आप बहुत ज्यादा नजदीकी रहे हैं, सबके नजदीक हैं। आप शिवपाल यादव का से भी आशीर्वाद लेंगे? सबका नाम। पिता का हर बेटा, वो चाहता पिता हर बेटा आगे बढ़ने का काम करे। वो जिस गुरु होता वो चाहता हमारा शिष्य हर आगे बढ़ने का काम करे। तो राजनीतिक गुरु रहे तो हम तो आशीर्वाद उनके आशीर्वाद मांगूंगा, क्योंकि हम भी शिष्य हैं, राजनीतिक शिष्य। देखिए, और जितने और मैनपुरी की जनता से प्रणाम कर रहा हूँ, चरण छूकर प्रणाम कर रहा हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम कर रहा हूँ, पैर छूना हूँ, माताओं को प्रणाम कर रहा हूँ, पैर छूना बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ कि एक छोटे से किसान के बेटे को आशीर्वाद दो। ये लड़ाई आपकी ज्यादा लड़ने का काम करेगा। जैसे आपने कहा लड़ने का काम कर रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे आपके बीच में। चुनाव के बाद फिर वो सिक्योरिटी में रहेंगे, रघुराज सिंह आपके बीच में रहेगा, जनता के बीच में। आपने कहा कि शिवपाल यादव आपके गुरु हैं, शिवपाल यादव आपके गुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको? आपने कहा कि शिवपाल यादव गुरु हैं। देखिए, सबका आशीर्वाद है, मुझे सबका आशीर्वाद है। मैंने कहा पूरे सेपई परिवार का आशीर्वाद हमारे साथ। रघुराज शाक्य का मुकाबला अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव से है। डिंपल ने अपना कैंपेन शुरू भी कर दिया है। डिंपल यादव मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में गई। डिंपल मैनपुरी में घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, मैनपुरी और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते को याद कर रही हैं। इस वक्त पूरी समाजवादी पार्टी का हर नेता कह रहा है कि इस चुनाव में डिंपल यादव को जिताकर मैनपुरी के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा, अगर रघुराज शाक्य खुद को नेताजी का शिष्य बता रहे हैं तो उन्हें इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैनपुरी का इतिहास हमेशा नेताजी के साथ चला है
और मैनपुरी कोई नया इतिहास नहीं, मैनपुरी अपने इतिहास को दोहराने का काम करेगा। और किसी को खुशफहमी है तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ, जो उम्मीदवार बन के आए हैं, अगर इनके दिल में जरा भी श्रद्धेय नेताजी के प्रति कृतज्ञता होती तो कम से कम इस चुनाव में, जो नेताजी के निधन के बाद का चुनाव है, इस चुनाव में नेताजी के इस चुनाव में नहीं आना चाहिए था अगर कृतज्ञता होती तो। लेकिन अच्छा है, जिसका जो भी चेहरा है, चाल है, चरित्र है, वो सामने है जनता के, और फैसला मैनपुरी वालों ने हमेशा लिया है नेताजी के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में। इस बार फिर आदरणीय डिंपल जी को जिता के नेताजी को लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। शिवपाल यादव को आप लोगों ने स्टार प्रचारक बना दिया, तो क्या लगता है इसका कुछ फायदा यहाँ पे होगा, या वो अलग नहीं प्रचार करते, इसका नुकसान होगा डिंपल जी? नहीं, वो पूरा का पूरा उनका सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, प्रचार होगा, प्रसार होगा, जो भी राजनीतिक समर्थन होता है वो होगा, परिवार की तरह भी होगा, क्षेत्र के नाते भी होगा। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं, जिस किसी को हो, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैनपुरी की सीट पर शिवपाल सिंह यादव के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों शिवपाल यादव से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उन्हें सपोर्ट मिलेगी, और शिवपाल ने अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं। आज उन्होंने सैफई में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। शिवपाल यादव को मैनपुरी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद शिवपाल ने आज भी क्लियर नहीं किया कि वो समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे या नहीं। हालांकि मीटिंग में पहुंचे शिवपाल के कुछ सपोर्टर्स ने कहा कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि डिंपल परिवार की बहू है, बहू को पूरा समर्थन देना है। सागिल जतवा। अच्छा, बस किसने? शिवपाल सिंह ने? मंत्री जी ने आप बसपा नेता है कि समाजवादी पार्टी? हम प्रसवा हैं। अच्छा, आप लोगों से कहा है उन्होंने? जी। क्या कहा? सागिल जतवा, डिंपल को जतवा, मेरी बहू है, वो बड़ी बहू है। अच्छा, ये सभी लोगों से सबसे कह दी। सबके नेता माननीय शिवपाल सिंह जी हैं, जो उनका आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आगे की रणनीति ये है कि हमारे परिवार का मसला है, हमारी बहू है, हम उसको आशीर्वाद देंगे और साइकिल को जिताएंगे। नेताजी की जो सच्ची श्रद्धांजलि है उसको देखते हुए जो निर्णय आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने लिया है वो यही है कि डिंपल यादव जी को जिताएं। इन लोग की बात सुनकर लगा कि शिवपाल यादव चाहे खुद कुछ कहें ना कहें, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, डिंपल यादव को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद शिवपाल के घर में जो मीटिंग हुई उससे कुछ और लोग बाहर निकले। उनकी बात और उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। इन लोगों ने कहा अगर अखिलेश यादव शिवपाल से सपोर्ट मांगेंगे तो जरूर सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नेताजी के बाद अगर मैनपुरी से शिवपाल को टिकट मिलता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। जब वो सम्मान देंगे, खुल के आएंगे अखिलेश भैया हमारे साहब के पास, हम लोग सब सम्मान करेंगे, सब लोग पूरी टीम वोट मांगेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सम्मान फैसला जो करेंगे, जो कुछ फैसला होगा करेंगे। जो हमारे नेताजी कल फैसला करेंगे। हम लोगों से राय मांगी और हम लोगों ने राय दी। क्या राय दी है? जो राय दी उनको बता दी हमने, अपनी क्या हमारी राय थी। और आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ का जो सांसद है, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, उससे डिंपल यादव जीते या रघुराज सिंह शाक्य जीते? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नेता शिवपाल सिंह जी को सम्मान मिले, और जब सम्मान नेता का होगा तो हम लोगों का सम्मान होगा। मेरी बात सुनो, पहले तो भैया जी अखिलेश भैया को ये सोचना चाहिए था, उनके पापा जी गुजर गए तो उनको पहले मेरे साहब को पूछना था, साहब को खड़ा करना चाहिए था वहाँ पे। अगर साहब को खड़ा कर देते तो हमारे दिल में, हम लोगों के दिल में बहुत ऊर्जा होती। ये बात सही है कि शिवपाल सिंह की खामोशी, उनके सस्पेंस से अखिलेश यादव की थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी। आफ्टर ऑल डिंपल यादव का चुनाव है, प्रतिष्ठा का सवाल है। समाजवादी पार्टी के लोग इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि शिवपाल खुलकर डिंपल का विरोध तो नहीं करेंगे। वो डिंपल के पक्ष में कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे, इस मामले में अभी कोई श्योर नहीं है। लेकिन शिवपाल पर्दे के पीछे क्या करेंगे, इसका भरोसा समाजवादी पार्टी के लोगों को कतई नहीं है। आजकल राजनीति में कैसी कैसी बातों पर कंट्रोवर्सी हो जाती है, इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का 2 दिन बाद बर्थडे है। सपोर्टर से जिद की तो कमलनाथ ने आज ही केक काट दिया। मुश्किल यह हो गई कि कमलनाथ ने जो केक काटा
वो मंदिर की शेप में था। उस पर हनुमान जी की आकृति भी बनी हुई थी। बस इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बता दिया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस का यही असली चेहरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, कांग्रेस नेताओं का यही चरित्र है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं कि ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। मैं कमलनाथ को अच्छी तरह जानता हूं, वो हनुमान जी के भक्त हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बजरंग बली का एक बड़ा मंदिर बनाया है, बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा लगवाई है। तो वो जानबूझकर बजरंग बली का अपमान करेंगे, इस पर यकीन नहीं होता। लेकिन आजकल हर चीज वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है, कंट्रोवर्सी बन जाती है। कमलनाथ को उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। आज सूरज निकलने से पहले दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को तीसरी वर्ल्ड वॉर होने का डर सता रहा था, आशंका हो गई थी। सुबह 5:30 बजे बाली में मौजूद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से फोन पर बात की। असल में कल रशिया ने यूक्रेन पर 100 मिसाइल से हमला किया था। खबर आई कि इसमें से 2 मिसाइल पोलैंड की सीमा में गिरी, जिनमें 2 लोग मारे गए। क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है और नेटो के किसी भी देश पर हमला पूरे नेटो मेंबर्स पर हमला माना जाता है, इसलिए फौजें तैयार होने लगी थी। वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका जताई जाने लगी। जैसे ही पोलैंड पर हमले की खबर आई, वैसे ही बाली में मौजूद नेटो के मेंबर देश और G7 के मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सुबह सुबह का वक्त था। अमेरिका के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और स्पेन और इटली के प्राइम मिनिस्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। जो बाइडेन ने पोलैंड के प्रेसिडेंट से बात की, नेटो के सेक्रेटरी जनरल से बात की और इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि पोलैंड में जो मिसाइल गिरी वो रशिया ने ही फायर की थी। रशिया ने एक्सप्लेन किया कि यह फायरिंग उनकी तरफ से नहीं की गई थी, यह फायर पावर उनकी नहीं थी। हालांकि अमेरिका अभी इसकी जांच कर रहा है और उसके बाद भी कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। मैंने कुछ देर पहले नेटो और G7 के नेताओं से यूरोप की ताजा घटनाओं को लेकर बात की है। मैंने उन्हें पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डोडा और नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। हम इस बात पर सहमत हुए कि हम यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड के ग्रामीण इलाके में हुए विस्फोट की जांच में पोलैंड की पूरी मदद करेंगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि असल में वहां हुआ क्या था। शुरुआती रिपोर्ट में इस बात पर विवाद है कि क्या हुआ है, क्या रूस की मिसाइलें गिरी हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा कहने से बचना चाहूंगा। इस बात की संभावना कम ही है कि रूस से फायर की गई मिसाइल वहां गिरी होगी, लेकिन देखिए जांच में क्या निकलता है। हो सकता है कि सभी संबंधित देशों के राजदूतों की बैठक हो। प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लियर कर दिया कि पोलैंड पर जो मिसाइल गिरी उनके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो रशिया की तरफ से फायर की गई थी। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया उससे पूरे यूरोप में जंग का खतरा पैदा हो गया। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड पर मिसाइल्स गिराने के लिए सीधे सीधे रशिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा यह पूरे नेटो पर रशिया का हमला है। उन्होंने नेटो के इलाके पर मिसाइलें दागी। ये साझा सुरक्षा पर रूस का मिसाइल हमला है। रूस ने युद्ध को बहुत बढ़ा दिया है, हमें फौरन जवाब देना होगा। मैं पोलैंड के सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन आपकी मदद हमेशा करेगा। आतंकवाद से कोई लोगों को अलग नहीं कर सकता। जीत तभी मुमकिन है जब कोई डर ना हो। ना आप डरते हैं ना हम डरते हैं। हालांकि नेटो और G7 के पावरफुल मेंबर फ्रांस ने कहा कि पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटनाओं को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इस पर बिना डेफिनेट जानकारी के कोई बयान देना ठीक नहीं होगा।
मैक्रोन ने इशारों में ज़ेलेंस्की को भी इस मसले पर खामोश रहने को कहा। आज के हालात के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मिसाइलें रूस की तरफ से आई। मैं इस मामले में बहुत सावधानी बरतना चाहूंगा। यूक्रेन की जनता ने कल के मिसाइल हमलों का जो सदमा झेला है, उसे मैं पोलैंड पर गिरी 2 मिसाइलों से अलग करके देखता हूं। हम आज की तारीख में ये कहने की हालत में नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है उसे अमेरिका से साझा किया गया है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हम अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम पोलैंड की जांच एजेंसियों के साथ भी पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि सच सामने आए। जब पोलैंड को पक्की जानकारी हो जाएगी तो हम सही समय पर इसकी जानकारी देंगे और इसका जवाब भी तय करेंगे। यूक्रेन और रशिया की जंग से पूरी दुनिया परेशान है। अगर पोलैंड पर बम गिराने की बात को लेकर रशिया क्लैरिफिकेशन न देता तो कुछ भी हो सकता था। कुछ देर के तो लगा था कि जैसे विश्व युद्ध हो जाएगा। इसीलिए यह जंग जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा होगा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 की प्रेसिडेंसी ली तो उस वक्त एक बार फिर उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त युद्ध का टेंशन झेल रही है, इसको खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि इस वक्त जंग के बजाय सबको मंदी और महंगाई से लड़ने की जरूरत है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की इस बात का असर पूरी दुनिया पर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।